हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो आज मैं सीटेट 2015 पेपर 2 प्रैक्टिस करेंगे साथ में। देखिएगा आप कितनी कर पाए इसमें से, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी से, तो प्रैक्टिस जारी रखना ज़रूरी है। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी जिनको ज़रूरत है ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं इससे रिलेटेड तो आपको वो मिल जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाई वाइगोत्स्की। यानी इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। यानी अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो कोहलबर्ग के प्रमुख सिद्धांत की आलोचना ये थी, आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि कोहलबर्ग्स डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। यानी कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ये इनकी आलोचना थी, क्रिटिसिज्म थी कोहलबर्ग की थ्योरी की। कोहलबर्ग ने थ्योरी कौन सी दी है, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इनमें इनका हेंज डिलेमा काफ़ी फेमस है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी, तो अध्यापिका करेगी, यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन है, एम्प्लॉय सच मेथड इन विच द लर्नर आर इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ऑन लर्निंग। यानी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाकी ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप खुद वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ यहाँ आंसर बता रही हूँ और करेक्ट आंसर ही बता रही हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। तो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपके सामने ये चारों, तो वह यहाँ क्या कह रहे हैं, ये आत्मबोध यानी सेल्फ अवेयर, जो अपने बारे में जानते हैं ना उनको कहा जाता है इंट्रापर्सनल यानी अंतः वैयक्तिक। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो दूसरों को अच्छे से समझते हैं वहाँ होता है आपका इंटर, यहाँ इंट्रापर्सनल है वहाँ इंटरपर्सनल होता है। तो थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना ज़रूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजेस पार्टन्स टू। तो यहाँ क्या है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो क्या है, यहाँ आपको बताना है। तो वो ये है, ऑप्शन आपका थर्ड है, देयर व्यूज़ अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। मतलब ये परिप्रेक्ष्यता का मतलब है समानता या
उन्होंने समानता नहीं कहेंगे, इसके बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, किसके बारे में बात की है? तो वो की है भाषा एवं चिंतन के बारे में। उनके दृष्टिकोण एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लॉट ऑफ डिबेट surrounds whether girls and boys have specific set of abilities due to their genetic material. Which one of the following are you most likely to agree with in this context? यानी इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो इस संदर्भ में आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू बी केयरिंग वाइल बॉयज आर डिस्करेज्ड टू शो इमोशन सच एज क्राइंग। यानी लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। जैसे तुम लड़की हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और लड़कियों को उनके अंदर सेवा भाव होना ही चाहिए। लड़कियों को तो ये काम करना ही है, तो लड़कियों का काम होता है। इस तरह के बातें। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर वांट्स टू इंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली शी वुड। यानी एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। तो इस संदर्भ में वह करेगी, तो क्या करेगी बताइए? तो वो करेगी इस संदर्भ में फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रेदर देन ऑन द फाइनल आउटकम्स। यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब एक एक बच्चे को ध्यान देना कि कौन कैसा कर रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड्स अस टू बिलीव दैट। तो कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि क्या, किस विश्वास की तरफ ले जाती है? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देयर इज़ अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। यानी पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि कोई बच्चा कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो बच्चे में कमी नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण पद्धति या आकलन प्रक्रिया उनमें कहीं कमी है, तो उस पर विचार करके उनमें सुधार किया जाए। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का परिणाम है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन इन योर क्लास हु मेक एरर्स, विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू बी योर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। यानी आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, तो हम परिस्थिति की इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको इसका आंसर बताना है। मैं 4 ऑप्शन पढ़ ही देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जहाँ ज़रूरत होगी उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर ही लेंगे। द चिल्ड्रन हैव पुअर इंटेलिजेंस, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, ये तो आपका गलत हो गया। सेकेंड है, द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड वांट टू क्रिएट इनडिसिप्लिन। यानी बच्चों को अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए गलती नहीं करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है, द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव बीन प्रमोट टू योर क्लास। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा? जब तीनों ही गलत हो गए तो फोर्थ ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द चिल्ड्रन हैव नॉट येट gained conceptual clarity and there is need for you to reflect on your pedagogy। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंता करने की आवश्यकता है। यदि बच्चे गलतियां करते हैं तो इसका
इस परिस्थिति पर आपके विश्लेषण के अनुसार ये कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। द चिल्ड्रन हैव नॉट येट gained conceptual clarity and there is need for you to reflect on your pedagogy। आप अपने शिक्षण विधि पर चिंतन कीजिए कि बच्चे चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों की जो संकल्पनात्मक है वो संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, मतलब वो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टूडेंट हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स इन अ चैप्टर, draw a visual representation and poses questions that arise in her mind at the end of the chapter। she is, क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न की मांग है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह क्या कर रही है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइंग टू रेगुलेट हर ऑन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, यानी विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या फिर ट्राइंग टू यूज़ द स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या आपका थर्ड ऑप्शन है एंसोरिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फोर्थ ऑप्शन है ट्राइंग टू यूज़ मेथड ऑफ लॉकी, यानी केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि ट्राइंग टू रेगुलेट हर ऑन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, यानी विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बाय गिविंग चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड सपोर्ट व्हाइल सॉल्विंग देम, यानी बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की मौका देने तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, या आपका सेकेंड ऑप्शन है बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लुक फॉर आंसर टू द प्रॉब्लम इन द टेक्स्ट बुक, यानी बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या थर्ड ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम दे पोज टू स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, या आपका फोर्थ ऑप्शन है बाय गिविंग टेंगिबल रिवार्ड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। बताइए आपके अनुसार क्या करेक्ट आंसर होगा? हम साथ में प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, सिर्फ इसको आंसर ही क्या बताना। बताइए आपके अनुसार क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, बाय गिविंग चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड सपोर्ट व्हाइल सॉल्विंग देम, यानी बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय उनका सहयोग देना। ठीक है, हेल्प करना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन डू यू एग्री विथ, यानी निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो यहाँ आपके सामने 4 कथन हैं, बताइए आप किससे सहमत हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज कम्प्लीटली गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। और सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस इट इज असेस्ड एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, यानी अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। या आपका थर्ड ऑप्शन है कि लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस ओनली इफ़ इट इज़ एविडेंट इन बिहेवियर, यानी
अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट, यानी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपने अब तक लगा लिया होगा, तो यहाँ हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कि लर्निंग टेक्स प्लेसेस इन अ सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, यानी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, यानी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। और आपका सेकेंड ऑप्शन है एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाई रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यानी विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। या आपका फोर्थ ऑप्शन है कि डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सो टेल मी द करेक्ट आंसर, आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बताइए। तो इसका एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्रिएटेड टू यू, यानी प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज कैरेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय द एनवायरमेंट इनटू एनी शेप, यानी एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है environmental influences only have a little value in shaping up a child behavior which is primarily genetically determined, यानी कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। अब आपका थर्ड ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंस्पिरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड टू व्हाट दे वुड बी लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर एनवायरमेंट दे ग्रो अप इन, यानी बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबल इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है तो यहाँ हम और अच्छे से समझ लेते हैं, आपको समझ आया है तो ठीक है, नहीं है तो फिर और थोड़ा। प्रकृति और पालन पोषण, प्रकृति मतलब नेचुरल जो चीज़ें होती हैं हेरिडिटी कह सकते हैं, और पालन पोषण यानी वातावरण, ठीक है, तो दोनों ही जरूरी हैं।
और दोनों में ही अच्छा व्यक्तित्व बनता है। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, यानी समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण किस चीज़ की प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। या फिर आपका सेकेंड ऑप्शन है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी घुलने मिलने तथा समायोजन की। अकोमोडेशन नॉट अकोमोड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है लर्निंग टू क्रिटिक्यू द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, यानी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। और फोर्थ ऑप्शन है सोशलाइजिंग विथ फ्रेंड्स, यानी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो बताइए समाजीकरण क्या है, किस चीज़ की एक प्रक्रिया है? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पियाजे proposes the pre-operational children are unable to conserve. He attributes this inability to which one of the following factor, यानी कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित कारकों में से उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। पहला है इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, यानी परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। और आपका सेकंड ऑप्शन है पर्सनल फेवल, यानी व्यक्तिगत कल्पित कथा। और आपका थर्ड ऑप्शन है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी पलट ना सकें। और फोर्थ ऑप्शन है लैक ऑफ हाई लेवल अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो यहाँ आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आ गया होगा, तो आई होप आपको आंसर भी समझ आ ही गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। क्या याद रखने में असमर्थ होते हैं? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी पलट ना सकने की। ये प्रश्न क्या कहते हैं उसमें फर्स्ट पेपर में भी आता है इस प्रकार का प्रश्न। ये चीज़ क्वेश्चन तो वही रहते हैं, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है कि बच्चे, हम बड़े हो जाते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, 4 स्टेज दी हैं उन्होंने। तो ये पूर्व संक्रियात्मक बच्चों की बात कर रहे हैं, जो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे जिसमें आते हैं। वहाँ क्या है, इसमें जैसे बच्चों को आपने कुछ ऐसे विचार दिए जिनके अपोजिट भी कुछ आंसर हो सकता है, तो वो चीज़ इस उम्र में नहीं सोच पाते हैं, विचार की पलट कर नहीं सोच पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाई, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट है मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बाई पेइंग ड्यू अटेंशन, यानी सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। या फिर सेकंड ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। और थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन की प्रक्रियाएं। फोर्थ ऑप्शन है चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ
एडाप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रियाएं के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? आपका फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, यानी अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ असिस्टेंस, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और आपका थर्ड ऑप्शन है द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन टू अचीव हर पोटेंशियल, यानी बच्चे को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। और फोर्थ ऑप्शन है व्हाट द चाइल्ड कैन डू हर ऑन विच कैन नॉट बी असेस्ड, यानी बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बताइए आपको करेक्ट आंसर क्या मिला आपके अकॉर्डिंग। आप अपने भी मार्क करते जाइए, यदि या तो आप OMR शीट लेके रख लीजिए, उस पर फिल करते जाइए, और या फिर पेपर पे ऐसे ही आप 150 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उनके आगे ABCD लगा के देखिए आपने कितने सही किए, ताकि आपको पता चल सकेगा आप अपने मन से कितने कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से जहाँ वीकनेस है वहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ असिस्टेंस, यानी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो एक्चुअली इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ तक बच्चा अपने आप सब कुछ कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चा अपने आप कर रहा है, और यहाँ तक कर पा रहा है। यहाँ तक उसको पहुँचने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी तो यहाँ तक तो वो खुद से कर ही पा रहा था, आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो वो यहाँ तक भी पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी वो काम करना सीख गया। यही आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है कि स्वतंत्र रूप से यहाँ तक बच्चा है, यहाँ तक वो स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ तक आपने हेल्प कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो अंतर है वही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ टीचर इन अ मल्टीकल्चरल क्रॉसवर्ड वुड एंश्योर दैट द असेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो। तो क्या सम्मिलित हो आकलन में? आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हर असेसमेंट टूल, यानी अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। और सेकंड ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाई कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। और आपका थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट टूल, यानी आकलन उपकरण के मानकीकरण। और फोर्थ ऑप्शन है सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट, यानी कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट, कि अपने विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में ये चीज़ भी सम्मिलित हो। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रोल ऑफ स्टूडेंट इन देयर ऑन असेसमेंट, यानी एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में आपने
अपने स्वयं के आकलन के लिए विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। भूमिका में तो क्या देखा जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेक डिटेल्ड गाइडेंस फॉर हाउ मार्क वुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन क्लास, यानी एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार के विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा उनके अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स वुड बी द सोल डिटर्मिनेट्स ऑफ देयर ऑन असेसमेंट, यानी कि विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हों। और थर्ड है स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर, यानी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएं। और आपका फोर्थ ऑप्शन है डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज़ अ रोल इन टीचिंग लर्निंग, कि शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद देयर टीचर, यानी कि बच्चे शिक्षार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द रेशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, यानी समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, क्या मूलाधार है, फर्स्ट ऑप्शन है सोसाइटी इज हेट्रोजीनस एंड स्कूल नीड्स टू बी इंक्लूसिव टू कैटर टू हेट्रोजीनस सोसाइटी, यानी समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। आपका सेकंड ऑप्शन है वी नीड टू टेक पिटी ऑन स्पेशल चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू फैसिलिटीज़, यानी हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऊपर करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था कराना लागत प्रभावी हो। और फोर्थ ऑप्शन है द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड, यानी प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक सरता तथा मानकीकृत होने चाहिए, एक समानता तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोसाइटी इज हेट्रोजीनस एंड स्कूल नीड्स टू बी इंक्लूसिव टू कैटर टू हेट्रोजीनस सोसाइटी, यानी कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड बाय द टीचर, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के लिए एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्विंग हाउ द चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद पीयर्स इन टीम टास्क, यानी यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट्स, यानी मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और थर्ड ऑप्शन है गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। और फोर्थ ऑप्शन है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। ओके, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है अ टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है।
आपका फर्स्ट ऑप्शन है टेलिंग द अदर चिल्ड्रन टू कोऑपरेट विद द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन और एंड हेल्प देम लर्न द वे ऑफ द स्कूल, यानी कि अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। आपका सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल सिस्टम एंड हरसेल्फ अबाउट वेरियस वेज इन विच वाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स सरफेस, यानी विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं। थर्ड ऑप्शन है ensuring that the children do not get a chance to interact with each other to minimize the chances of their being willed, यानी कि उनके प्रताड़ित होने के अवसर को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। या फोर्थ ऑप्शन है sensitizing the disadvantaged children to the norms and structures of school so they can comply with those, यानी वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का आपका। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग ऑन स्कूल सिस्टम एंड हर सेल्फ अबाउट वेरियस वे इन विच बायसेस एंड स्टीरियोटाइप सरफेस, यानी कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है रिसर्च हैज़ पॉइंटेड आउट द सेवरल लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट इन द स्कूल विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन है मैनी टीचर्स यूज़ ओनली लेक्चर मेथड टू टीच, यानी बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। और सेकंड ऑप्शन है दलित चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटली ड्यूरिंग मिड डे मील्स, यानी मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग अलग बैठाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है गर्ल्स आर नॉट इनकरेज टू टेक अप मैथ एंड साइंस, यानी लड़कियों को गणित और तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है टीचर हैव लो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, यानी अध्यापक की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो यहाँ नहीं पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ इन चीज़ों में तो विभेद हो रहा है ना, इसमें भी विभेद हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हो गया, इसमें भी विभेद हो रहा है और इसमें भी विभेद हो रहा है, लेकिन यहाँ विभेद नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है। तो आपके सामने ऑप्शन 1 है एन IQ बिलो 50, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन अग्रेसिव एक्ट, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्य में लगे रहना। थर्ड ऑप्शन है डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। फोर्थ ऑप्शन है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई होना। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन यही प्रॉब्लम होती है, उनकी यही विशेषता है कि वो उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है,
धारा प्रभाव रूप से नहीं पढ़ पाते हैं और शब्दों को पलट जाने में कठिनाई होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच चिल्ड्रन व्हाई चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। प्रश्नों की जिज्ञासाओं को बढ़ाते हैं, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाई इंटरेक्शन एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्ट की दिशाओं को बढ़ाते हैं, संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशाओं को बढ़ाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स। बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास में आवश्यकता होती है। फोर्थ ऑप्शन है, चिल्ड्रन कैन बी मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाई मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दे डोंट नो अबाउट। यानी जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाना, उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो यहाँ 26 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है, व्हेन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस फैक्ट्स एंड टेस्टेड बाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। या फिर सेकेंड ऑप्शन है, when conceptual change and students alternative solution are assessed through several different method of assessment। यानी जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। या थर्ड ऑप्शन है, when the mark of 10 and the position secured by the student in द क्लास आर द अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस। यानी कि जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए और स्थान और सफलता स्थान का एकमात्र निर्धारक होते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है, व्हेन द एम्फेसिस इज लेड अपॉन पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट्स स्कोर एंड स्टूडेंट एबिलिटी। जब परीक्षण के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द। यानी कि बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, मूड ऑफ द टीचर, अध्यापक की मनोदशा पर, रिवार्ड ऑफर्ड फॉर द टास्क, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर, या फिर लेवल ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, बच्चे के निष्पादन का स्तर। या फोर्थ ऑप्शन है, चाइल्ड्स इनेट एबिलिटी, यानी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं किस चीज़ पर निर्भर करती हैं, बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ये लेवल ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, यानी बच्चे के निष्पादन का स्तर। थर्ड ऑप्शन पे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एज एन अपर प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर यू बिलीव दैट। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, यानी विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। दूसरा ऑप्शन है,
नॉट ऑल चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू स्टडी मैथमेटिक्स इन अपर प्राइमरी स्कूल। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है बॉयज विल लर्न मैथमेटिक्स विदाउट मच एफर्ट सिंस दे आर बॉर्न विद इट एंड यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू गर्ल्स। यानी लड़के गणित के बिना अधिक प्रयास लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास के सीख जाएंगे क्योंकि इनकी यह जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स नीड्स टू प्रोसेस प्रोसीजरल नॉलेज इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल बेसिस। यानी विद्यार्थियों को कार्याविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एरर्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। ओके, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री विद। यानी इस कथन में से आप किससे सहमत हैं। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही। या फिर दूसरा ऑप्शन है अ चाइल्ड फेल्यूर कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द जेनेटिक मटेरियल ही शी हैज़ एक्वायर्ड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स। यानी एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। थर्ड ऑप्शन है अ चाइल्ड फेल्योर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम एंड इट्स इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड। यानी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड फेल्यूर इज प्राइमरली ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। यानी एक बच्चे की असफलता का मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। मुख्य कारण बच्चे की असफलता का, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ चाइल्ड फेल्यूर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम एंड इट्स इनेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये हमारा 30 कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से अब आपकी सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जिनके पास है, ज़्यादातर लोगों के पास होता है वैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ का आपका 31 या फर्स्ट कुछ ही बोल सकते हैं। 31 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप्स। तो मैप में एक कौन सा यानी निम्नलिखित में से मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है। यानी इनमें से 3 तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा, तो बताइए। साइज, सिंबल, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो आप जानते हैं मैप में सिंबल भी होता है, डिस्टेंस भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बचा क्या आपका साइज, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आकार मैप में नहीं होता है। मैप किसी भी आकार का हो सकता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आकार जैसी कोई चीज़ मैप में नहीं होती है, लेकिन प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे दर्शाया जाता है रेलवे को या फैक्ट्री को, कई सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है, वो प्रतीक होते हैं और दूरी होती ही है उसमें और दिशा तो होती ही है मैप में। तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिट प्लेन। तो अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये आपका जो झुकाव है वो है आपका थर्ड ऑप्शन 66.5 कहेंगे, 66 1.5। ये 3 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है द जनपद पंचायत हैज़। जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मैनी जिला परिषद अंडर इट, कई जिला परिषद होते हैं।
सेकंड ऑप्शन है मैनी म्यूनिसिपल वार्ड्स अंडर इट, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मैनी ग्राम सभा अंडर इट, कई ग्राम सभाएं होती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो यहाँ आपका जो जन पंचायत है, जनपद पंचायत है, उसके अंदर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मैनी ग्राम पंचायत्स अंडर इट, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन सोशल एडवर्टाइजमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने पहला कथन यह है social advertisement are those advertisement that have larger message for the society, यानी सामाजिक विज्ञापन में वे विज्ञापन होते हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। और दूसरा बी कथन है सोशल एडवर्टाइजमेंट्स आर मेड ओनली बाय द स्टेट, यानी सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार या राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इन दोनों कथनों में से बताइए आपका कौन सा सही कथन है। तो आपका जो पहला कथन है ए वो तो करेक्ट है, लेकिन बी आपका रॉन्ग है। सो ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग, या फिर ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। थर्ड ऑप्शन में है कि ए सही है और बी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर फॉर द कलमकारी प्रिंट। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। तो कलमकारी छापा किस राज्य में होता है या फेमस है कलमकारी छापे के लिए, कौन सा राज्य, तो ये बताइए आप। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका कलमकारी छापे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज मेनली कन्फाइंड टू उत्तराखंड, यानी निम्नलिखित जनजाति समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। आपका ऑप्शन है गौंड्स, माला इडुलर, भील और भोटिया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन भोटिया। ये उत्तराखंड में जो जनजाति समूह है वो है आपका भोटिया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वर बेस्ट नॉन फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट अराउंड 2000 ईयर्स एगो। तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो कौन से शासक थे, ये थे आपके कुषाण। ठीक है, कुषाण आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कुषाण जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 38 है अंडर सब्सिडियरी अलायंस द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स्ड द इंडियन रूलर ऑफ द स्टेट, यानी सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो किन राज्यों, इसके बारे में आपको ऑप्शन फर्स्ट है हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्सेस नॉट गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी बट स्टिल पे टुवार्ड्स इट्स मेंटेनेंस, यानी भी अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी परंतु फिर भी इसके लिए रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। सेकेंड ऑप्शन है नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्सेस गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी विदाउट एनी पेमेंट टुवार्ड्स इट मेंटेनेंस, यानी भी अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, किसी रख रखाव के खर्चे बिना किसी रख रखाव के खर्चे के भी कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्सेस एज वेल एज गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टुवार्ड्स इट मेंटेनेंस, यानी भी अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और ये रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। फोर्थ ऑप्शन है नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्सेस बट ओनली गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टुवार्ड्स इट्स मेंटेनेंस, यानी उनकी कोई स्वतंत्र संपत्ति सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकें
और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो आपका यहाँ 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर का। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि उन्हें उनकी कोई अपनी स्वतंत्र क्षणिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकें और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट अबाउट अहोम। तो अहोम एक जनजाति है। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है, द अहोम स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैन कॉल्ड पाइक्स, यानी अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। और दूसरा है, द अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, यानी अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। थर्ड ऑप्शन है, द स्टेट एट अहोम वॉज क्रिएटेड बाई सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स, यानी भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। और फोर्थ ऑप्शन है, द अहोम स्टेट डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस लेबर, यानी अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द अहोम स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस कॉल्ड पाइक, यानी अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, द टर्म हैगियोग्राफी रेफर्स टू। तो हैगियोग्राफी संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? राइटिंग ऑफ अ सेंट्स बायोग्राफी, यानी संत के जीवनी लेखन से, या सेकंड ऑप्शन है राइटिंग ऑफ अ सेंट्स ऑटोबायोग्राफी, यानी संत के आत्मकथा लेखन से, या थर्ड ऑप्शन है राइटिंग ऑफ अ रूरल्स बायोग्राफी, यानी शासक के जीवनी लेखन से, या फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग ऑफ अ रूलर्स ऑटोबायोग्राफी, यानी शासक के आत्मकथा लेखन से। तो जो हैगियोग्राफी वर्ड है या संबंधित है हैगियोग्राफी, वो आपकी संबंधित है फर्स्ट ऑप्शन, यानी राइटिंग ऑफ अ सेंट्स बायोग्राफी, यानी संत के जीवनी लेखन से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? फर्स्ट है सवाना, सेकंड है स्टेप्स, थर्ड है डाउन, फोर्थ है पंपास। तो कौन सा इसमें से उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एग्जाम्पल है या घास स्थल है? ठीक है, तो आपका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने पहला कथन है ए, द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, यानी कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। और आपका कथन बी है, फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज व्हेन देयर ऑकर्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी खाद्य से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो इन दोनों कथनों में से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है? तो यहाँ आपके दोनों कथन ए और बी गलत हैं, बोथ और ए एंड बी आर फॉल्स। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, यानी निम्नलिखित में से किसको एक जीवाश्म ईंधन माना जाता है? तो फॉसिल फ्यूल कौन सा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम, सेकंड नेचुरल गैस, थर्ड है फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी, और फोर्थ है कोल यानी कोयला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी। ये एग्जाम्पल है एक फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्म ईंधन का। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग may cause tremendous destruction only on the coastal areas, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश कर सकता है?
तो यहाँ है आपका सुनामी, वोल्केनो, टाइड्स, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी, क्योंकि सुनामी ही आपके तटीय क्षेत्रों पे सुनामी ही आएगी ना। बाकी ये ज्वालामुखी, ज्वार भाटी, ये सब तो समुद्र के किनारे नहीं आते हैं ना। तो ये आपके किनारों की बात हो रही है, तटीय क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ। तो जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है मुख्यतः बनी है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किस चीज़ से बनी है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका एंड आयरन, सेकंड है निकेल एंड एल्यूमिनियम, फोर्थ है थर्ड है सिलिका एंड एल्यूमिनिया, और एल्यूमिना, फोर्थ है निकेल एंड आयरन। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए, निकेल एंड आयरन, यानी निकल एवं लोहे से आपकी पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है वो बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ रिवर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? तो निक्षेपण कार्य का जो परिणाम है आपका कौन सा है? मेंडर्स यानी विसर्प, ऑक्सबो लेक यानी चाप झील, या फिर वाटरफॉल यानी जल प्रताप या जल प्रपात, और फोर्थ ऑप्शन है फूड प्लेन यानी बाढ़कृत मैदान। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बाढ़कृत मैदान यानी फ्लड प्लेन्स। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एट व्हाट मेजरमेंट ऑन द रिक्टर स्केल डू थिंग्स बीइंग टू फॉल, यानी किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? आप सभी जानते हैं रिक्टर स्केल भूकंप मापने का यंत्र है, और ये मापता है भूकंप को कि किस तीव्रता का भूकंप है, तो उसके अनुसार किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 5.0 से अधिक। उससे कम आता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन यदि 5 पॉइंट आ गया या उससे अधिक हो गया तो आपकी वस्तुएं गिरने लगती हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश आर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है मूरल आर्ट यानी भित्ति कला, ऑयल पेंटिंग यानी तैल चित्र, और पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य विधि, और फोर्थ है मिनिएचर्स यानी लघु चित्र। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य विधि। क्वेश्चन नंबर 49 है अराउंड 2000 years ago वाराणसी वाज अ फेमस क्राफ्ट सेंटर वेयर श्रेन्स वर, यानी लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज यानी बौद्ध मठ, सेकंड है एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्सपर्सन्स एंड मर्चेंट्स यानी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, और थर्ड ऑप्शन है आयरन प्लगर्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कॉइन्स दैट हैव डिज़ाइन पॉन्स्ड ऑन द मेटल यानी धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थीं। तो यहाँ आपका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, यानी एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ इनकी श्रेणी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी। अब बताना है आपको
किसके बारे में? ऑन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने कथन ये है, मैन्युस्क्रिप्ट वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज बर्च। तो ये तो आपका कथन सही हो गया, ठीक है, कि पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भूज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये कथन सही है। दूसरा है, इंस्क्रिप्शंस वर रिटेन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन एंड मेटल। तो ये भी सही हो गया। तो आपके कथन ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो यहाँ ए और बी दोनों सही हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो दिल्ली के सुल्तानों के प्रशासनिक काल में जो भाषा थी कौन सी थी? फारसी, हिंदी, अरेबिक या उर्दू? तो वो थी उनकी फारसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन बुद्धिज्म बोधिसत्व वर, यानी बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन है, पर्सन हु अटेंड एनलाइटमेंट, वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। सेकंड है, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। या थर्ड ऑप्शन है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, बौद्ध विद्वान। और फोर्थ ऑप्शन है, स्टैचू ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की प्रतिमाएं। तो बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व कहलाए, वो क्या थे? तो वो थे आपके फर्स्ट ऑप्शन, यानी पर्सन हु अटेंड एनलाइटमेंट, यानी वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कंडीशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ सभा इन द चोला एम्पायर। यानी चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें थीं और ये तीनों शर्तें उसमें से थीं, सिर्फ एक ऐसा इसमें होगा ऑप्शन जो नहीं था। तो आपका 53 का करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ दे शुड बी बिटवीन 25 to 70 ईयर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही शर्त नहीं थी कि उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बाकी शर्त थी कि उन्हें वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, ये शर्त भी थी जहाँ भू राजस्व वसूला जाता है, और उनके पास अपना घर होना चाहिए। ये शर्तें थीं तीनों, ठीक है। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, दे शुड बी ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शर्त नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, द रॉलेट एक्ट 1919 वॉज अपोज्ड बिकॉज, यानी रॉलेट अधिनियम जो 1919 का विरोध किया गया था, उसका विरोध क्यों किया गया था? ये क्या था एक्चुअली? आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इट गैव राइट टू सेपरेट इलेक्टरेट्स टू मुस्लिम, यानी इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। या सेकंड ऑप्शन है, इट डिसॉल्व्ड इंडियंस फ्रॉम पॉजेसिंग आर्म्स, यानी इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। या थर्ड ऑप्शन है, इट कर्ब्ड द फंडामेंटल राइट लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर, यानी इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। और फोर्थ ऑप्शन है, इंट्रोड्यूस डायरची इन प्रोविनेंस, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। तो यहाँ 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था एक्चुअली? थर्ड ऑप्शन है, इट कर्व्ड द फंडामेंटल राइट लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर, यानी इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे, इसलिए इस अधिनियम का विरोध किया गया था। और उसके बावजूद उसके बाद में जो
क्या हुआ था, एक मिनट, और इसका ज़्यादा विरोध हुआ तो उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए थे और उन्हें मार दिया गया था। आपको याद होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन इन अ बुक कॉल्ड द, यानी चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है किस नाम से, अथर्ववेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो चाणक्य की बुक सभी जानते होंगे, अर्थशास्त्र के नाम से फेमस है, जिसमें उनके विचार लिखे हैं। और 56 ऑप्शन है, गर्भगृह द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वाज, यानी गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो कौन सा भाग था आपके सामने? फर्स्ट ऑप्शन है द प्लेस इन द टेम्पल वर पीपल कुड असेंबल, मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे। तो एक्चुअली ये जगह है, इसको मंडप कहते थे, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है, इसको गर्भगृह नहीं कहते थे, ये हट गया। सेकंड ऑप्शन है केव्स एलेबरेटली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स, यानी गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है द प्लेस वेयर द इमेज ऑफ चीफ डायटी वॉज इंस्टॉल्ड, यानी वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गर्भगृह उसे कहते थे जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है द प्लेस वेयर रिलीजियस रिचुअल्स वर नॉट परफॉर्म्ड, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तो ये तीन ऑप्शन नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज द होमलैंड ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, यानी निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट है स्टेपी, पम्पास, वेल्स या फिर प्रेरीज। तो अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल क्या है? वो है आपका प्रेरीज। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रेरीज अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नॉन एज, यानी विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। तो मछली पालन को हम कहते हैं पिसीकल्चर। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो गया, पिसीकल्चर, ठीक है। तो 58 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 59 है, ब्रिंग स्टेट्स इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर दैट कनेक्ट्स, यानी वेरिंग जल डमरू पानी का जो सकरा भाग है जो जोड़ता है। जल डमरू आप जानते होंगे स्ट्रेट कहलाती है, और ये किस चीज़ को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, या थर्ड ऑप्शन है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और फोर्थ ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो ये जोड़ता है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यानी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपका बेरिंग जल डमरू स्ट्रेट जोड़ता है। स्ट्रेट किस तरह की होती है? जल डमरू उसे कहते हैं जहाँ जल संधि और थल संधि में क्या अंतर है, जहाँ बहुत ही सकरा सा डमरू आपको याद हो ना, डमरू इस तरह से डमरू जैसा कोई भाग है, ठीक है। मान लीजिए इस डमरू से बनता है, यदि कोई ये पार्ट है, इसको जल डमरू कहेंगे। यदि इस पार्ट में पानी है, पानी से यहाँ पानी के द्वारा यदि कोई दो चीज़ें जुड़ रही हैं तो वो जल डमरू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पानी के द्वारा जुड़ रहे हैं, दोनों सागर जुड़ रहे हैं ना, कौन सा सागर? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको जल डमरू कहा जाता है। और चलती है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स, दिस इज़ बिकॉज, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका आपका जो कारण है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी डायरेक्ट रेस
of the sun fall on the equator, and at this position none of the poles is tilted towards the sun। यानी सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इस कारण से 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज नीड टू बी यूज्ड इन सोशल साइंस टीचिंग। यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, यानी प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी यानी पक्षपातपूर्ण, और है थर्ड नेचुरल एंड सेंसिटिव यानी तटस्थ और संवेदनशील, फोर्थ है डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। तो यहाँ जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेचुरल एंड सेंसिटिव यानी तटस्थ और संवेदनशील। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रोजेक्ट्स ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कुड बी डन टू शो दैट, यानी लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो यह कहलाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। दे कैन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई फीचर्स एंड चैलेंजेस, यानी इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, समेटिव असेसमेंट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग, यानी संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। तो किस चीज़ के लिए आपका ये अनुपयुक्त है, ये है आपका एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, यानी प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करने के लिए आपका ये अनुपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट आर पाई डायग्राम यूजफुल फॉर, यानी वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। तो आपका वृत्त आरेख किस चीज़ के लिए उपयोगी हो सकता है बताइए। तो यहाँ है थर्ड ऑप्शन, शोइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिलेशन द होल, यानी समग्र के संबंध में किसी एक मूल को प्रदर्शित करना। इसके लिए आप पाई आरेख जानते हैं, इस तरह से होता है जैसे, ठीक है, आपका इतना गैसें दिखानी है, या फिर कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है, या फिर कुछ और चीज़ दिखानी है, तो इस तरह से आप उनको आपको दिखा देंगे कि ये इतना है, ये इतना है। इस तरह से ये पाई डायग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ईच चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6th is introduced by a young girl or a young boy. Why do you think this strategy has been adapted by the textbook makers? यानी कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई शुरुआत की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है बताइए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी इन स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, यू आर अ पेशेंट इन अलाउद्दीन खिजलीस और मोहम्मद बिन तुगलक्स रीजन एंड यू कैन नॉट पे द टैक्स डिमांडेड बाय द सुल्तान, व्हाट विल यू डू, यानी आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। उपर्युक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है आपको ये बताना है। तो यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज, सेकेंड ऑप्शन, यानी स्रोतों का महत्व। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, एट द अपर प्राइमरी स्टेज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर कैन हेल्प इन द फॉलोइंग, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो किस चीज़ में सहायक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेवलपिंग
अ पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हेन इज फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कंडक्टेड, यानी रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन आपका किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, बायसेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडिसेस इन द क्लासरूम कुड बी अवॉइडेड बाय, यानी कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी डिस्कसिंग डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोशल रियलिटीज़, यानी सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, टीचर बी इज़ करेंटली टीचिंग अ लेसन ऑन हिस्ट्री ऑफ अ रीजन, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, तो आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाईलाइट द सिमिलरिटीज एंड चेंजेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन का एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है आपका फोर्थ ऑप्शन, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। इसीलिए तो मूल्यांकन किया जाता है, ताकि पता चल सके कहाँ कमी है उस तरह से और उसको सुधारा जा सके। पता ही नहीं होगा तो फिर सुधार कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 72 है, हिस्टोरिकल फिल्म्स आर यूजफुल इन सोशल साइंस टीचिंग एज दे, यानी सामाजिक विज्ञान में के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। किस तरह से उपयोगी हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में? तो ये आपकी उपयोगी हैं। थर्ड ऑप्शन, ब्रिंग अलाइव वेरियस डायमेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल सेटिंग, यानी एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे ही सिर्फ आए देखे काम किया चले गए, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा कुछ तो करना चाहिए, फ्री में मिल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट काइंड ऑफ आउटलुक शुड बी देयर टुवार्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एज एन अवेन्यू फॉर फर्दर इंक्वायरी, यानी आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, तवा मत्स्य संघ अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द स्टेट ऑफ, यानी तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किस राज्य में है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 74 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटेड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन अंडर द क्रिमिनल लॉ एज स्टेटेड इन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? तो यहाँ आपका 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द
एक्यूज्ड यानी पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार नहीं दिया गया है, आपको नोट देखना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर यानी विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, किस तरह से आते हैं। तो विधानसभा में कौन होता है, विधायक होते हैं। और विधायक कैसे आते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल यानी लोगों और या जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कोलिशन गवर्नमेंट इम्प्लाइज यानी गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, यहाँ भी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट अ क्लियर मेजॉरिटी यानी चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन, गठबंधन। ठीक है, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंपेरिज यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर समाज विज्ञान में शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर समाज विज्ञान में क्या चीज़ शामिल है, वो है आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और तथा अर्थशास्त्र आपके सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, द पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एम्फसाइज यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो सामाजिक विज्ञान ये आपका बल देता है फर्स्ट ऑप्शन यानी रेस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस एंड एग्जामिनिंग आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, ये इस चीज़ पर ज़्यादा बल देता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैप्स एंड डायग्राम्स इन अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक आर रिलेवेंट एज दे यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे क्या, क्योंकि वे क्लैरिफाई द कंसेप्ट यानी अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, अ केस स्टडी ऑफ अ सोशल मूवमेंट गिवन टू अ क्लास फॉर डिस्कशन नीड नॉट इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग यानी कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो किस चीज़ का होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का फर्स्ट ऑप्शन सॉल्यूशन टू द मूवमेंट यानी आंदोलन के समाधान का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, वाइल टीचिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू क्लास 8 स्टूडेंट व्हाट कोर मैसेज वुड यू लाइक टू प्रमोट यानी कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। तो वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। तो निम्नलिखित में से कौन सा ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो यहाँ आपके ग्राम पंचायत का जो कार्य नहीं है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट्स पंचायत सेक्रेटरी यानी कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। तो ये आपका नहीं है। ठीक है, ये पंचायत का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सिविल लॉ यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। तो वो है आपका सेकेंड ऑप्शन हरासिंग अ वुमेन फॉर डॉरी यानी दहेज के लिए महिला को परेशान करना। ठीक है, बाकी आप तीनों काम कर सकते हैं, ज़मीन को बेचने के से संबंधित विवाद या तलाक का केस फाइल करना, बच्चे की
रखने का दावा करना, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये जो दहेज के लिए महिला को परेशान नहीं कर सकती, ये आपका सिविल कानून के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जुडिशरी, यानी न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन, द जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड्स अ mechanism for resolving disputes between citizen and the government but not between two state government, यानी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या आता है आपका। तो ये आता है आपका थर्ड ऑप्शन, allow citizen to approach the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state, यानी यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, द सिविल राइट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था उसका कारण क्या था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टू डिमांड इक्वल राइट्स एंड एड्रेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल द अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन, यानी सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था वो इसीलिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन, इन द मैटर डीलिंग विद फाइनेंस द गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, ये कथन सत्य नहीं है कि वित्त से संबंधित मामलों में सांसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कथन गलत है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 है, वाइल टीचिंग सोशल साइंस अ टीचर मस्ट अटेम्प्ट टू, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का जो प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सेकेंड ऑप्शन, फोकस अपॉन फैक्ट्स वैल्यूज़ एंड पैटर्न्स, यानी तथ्यों मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है, सपोज द प्रिस्क्राइब्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू, यानी मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। तो यहाँ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा सोशल साइंस खत्म हो गया है, अब हम हिंदी और इंग्लिश कर देते हैं। ओके, ये हिंदी है, हिंदी में 2 पैसेज आते हैं तो देख लीजिए, पैसेज सेम नहीं आते लेकिन फिर भी देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही करनी है, टाइम भी पता चल जाएगा हम कितनी देर में एक पेपर कर सकते हैं और हम कितना कर पाए। आपको कम से कम अंदाज़ा तो लग ही जाएगा, है कि नहीं, कि आप कितना कर सकते हैं। और पैसेज का कुछ नहीं, पैसेज तो आप कहीं से भी आ जाएंगे, आप बस अपने अंदर रीडिंग की हैबिट इम्प्रूव कीजिए ताकि आपको पैसेज करने में आसानी हो। तो यहाँ इस पैसेज से जो पहला प्रश्न है कि हम पृथ्वी की संतान हैं, तो हमसे तात्पर्य है, तो हमसे क्या तात्पर्य है, तो हमसे तात्पर्य है संसार के सभी लोग। यहाँ का जो आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 92 है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण, यानी परि प्लस आवरण, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुँचाते हैं यदि हम
तो हम प्रकृति के हृदय को आघात कब पहुंचाते हैं? पैसेज में कुछ नहीं, आप पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देते जाइए, बस पैसेज को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो हम प्रकृति के हृदय को आघात तब पहुंचाते जब हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सर्वनाश से उबारा जा सके। उबारा का अर्थ क्या है? तो यहाँ उबारा का अर्थ है बचा, ठीक है, सर्वाइव, बचा जा सके सर्वनाश से। 95 है, गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख। तो इसका आशय है, इसका क्या आशय है? हमारा 95 नंबर का जो प्रश्न है उसका आशय है चरितार्थ करना यानी सिद्ध करना। अब आपका प्रश्न 96 यानी 96 है कि विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे क्या करें? वे मिलजुल कर कार्य करें, ठीक है, पैसेज में यही कहा गया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पीछे मैं रुकी थी थोड़ी देर। तो कुछ आपका प्रश्न 97 है, अरण्य संरक्षण का अर्थ है। तो यहाँ आपको अरण्य का मीनिंग पता होगा तो आप समझ जाएंगे। अरण्य का मतलब होता है वन, अरण्य, कानन, ये सब क्या कहलाते हैं? ये वन के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न 98 है, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध किस चीज़ में है? तो वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है। धरती को हम माँ मानते हैं ना। अब प्रश्न 99 है कि क्रूर शब्द है। क्रूर शब्द क्या है? तो आपका ये जो क्रूर शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है ना किसी चीज़ की, तो विशेषण हुआ, सीधी सी बात है। अब हम दूसरा कविता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, पढ़ने का मन है तो, नहीं तो मैं प्रश्न करा रही हूँ कि काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय। तो चमकीली सुबह का आशय है अंधकार समाप्ति के बाद जो आशाभरी सुबह है वही चमकीली सुबह है, ठीक है। अब प्रश्न 101 है कि कवि को विश्वास है कि, कवि को क्या विश्वास है? कवि को विश्वास है आपका फोर्थ ऑप्शन कि कल की जो सुबह है ना वो आज से अच्छी होगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। अब प्रश्न 102 है कि कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है निराशा दूर होगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका सही विकल्प होगा, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न 103 है कि चांदनी का विशेषण। तो चांदनी का विशेषण क्या है? चांदनी कैसी हो सकती है? यहाँ इन ऑप्शन में हमको दिख रहा है चटकीली, है ना, बाकी गमकती महकती ये तो नहीं हो सकती ना। तो चांदनी का विशेषण हमारा हो जाएगा चमकीली, चमकीली या फिर चटकीली। चमकीली होता तब भी हो जाता। अब है प्रश्न 104 कि दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का अर्थ। तो दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? यहाँ अर्थ है दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। अब प्रश्न 105 है कि कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम का मतलब होता है फूल, ठीक है। तो पुष्प, सुमन, प्रसून ये तो हैं, लेकिन कमल ये कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। तो यही यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 106 है, ये पेडागोजी है, ये तो आपके काम की है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, पैसेज पे यदि नहीं दिया है तो यहाँ ध्यान दीजिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के संदर्भ में, समझकर पढ़ने के संदर्भ में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो आपका है कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, ठीक है। आप अर्थ समझ के पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ यही है, आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न 107 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। तो क्या आशय है? आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा कि भाषा प्रयोग पर बल देना, ठीक है। अब प्रश्न 108 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो सर्वाधिक उचित तरीका आपकी प्रश्न पूछना भी है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 109 है
कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है? ये पूर्णतः उचित है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न 110 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को जो प्रभावित करेगा वो होगा आपका शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ठीक है। प्रश्न 111 है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया, उनको कहते हैं डिसलेक्सिक। ठीक है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। अब प्रश्न 112 है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, ये भाषा अर्जन के बारे में सत्य है। प्रश्न 113 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा कैसी होती है? एक संसाधन के रूप में होती है। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अब प्रश्न 114 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका शिक्षण प्रक्रिया, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किस चीज़ से है? तो समाज के बारे में आपको पता है, बाइगोत्स्की ही बात करते हैं, ही नहीं कहेंगे लेकिन बाइगोत्स्की समाज के बारे में ही बात करते हैं, तो इसलिए उनका यहाँ इसका संबंध, इस कथन का संबंध बाइगोत्स्की से हो जाएगा। प्रश्न 116 है कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा की सही बारीकी को समझने की क्षमता का विकास करने के लिए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ताकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को समझ आ जाए। प्रश्न 117 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अपेक्षित नहीं है वो है आपका सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। ठीक है। प्रश्न 118 है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप जिसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं वो है आपका बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। ठीक है। प्रश्न 119 है कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपने कार्य समाप्त कर लेती है, तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। फिर उसका टाइम किस लिए वेस्ट करना है, वो अपनी जो उसका जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो करे। ठीक है। अब प्रश्न 120 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका थर्ड ऑप्शन बाल साहित्य। ठीक है, तो यहाँ हमारा हिंदी सेक्शन ख़त्म हो गया। अब चलिए इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश में आ जाते हैं। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, यहाँ भी पैसेज है, तो पैसेज पढ़ लीजिए, नहीं तो प्रश्न उत्तर कर लेते, क्योंकि पैसेज सेम तो आता नहीं है, हमें सिर्फ आइडिया लगाना है कि करते कैसे हैं। और पैसेज करने का जो आपका सही तरीका है ना, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, तो आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका पैसेज का 121 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ आयरोनिक अबाउट द प्राइड इन आवर साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के बारे में पोएम थी, ये पैसेज थी, तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है व्हाट हैपन टू अवर बेस्ट साइंटिस्ट। तो यहाँ है दे डोंट गेट रेस्पेक्टेबल जॉब्स हियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 123 है आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ हैज़ द सिचुएशन चेंज्ड इन इंडिया। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आवर सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 124 है आवर साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड टू बी एक्सलेंट इवन इफ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वी ऑफर देम एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 125 है द राइटर वांट्स टू आवर साइंटिस्ट टू। तो
जो राइटर है वो अपने साइंटिस्ट से क्या चाहता है, तो वो चाहता है बी ऑप्टिमिस्टिक इन देयर एटीट्यूड, अपने व्यवहार में ऑप्टिमिस्टिक बने। क्वेश्चन नंबर 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ये चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही दिख रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आवर साइंटिस्ट आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही इस पैसेज में सही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 है द राइटर मेक्स एन अपील टू बोथ द मिडल एंड द लोअर लेवल साइंटिस्ट, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 है द फ्रेज एट एन एक्सप्लोजिव रेट मीन्स, तो यह फ्रेज है एन एक्सप्लोजिव रेट का मतलब क्या है, तो यहाँ इसका मतलब है एट अ ग्रेट स्पीड, ठीक है, एक्सप्लोजिव, ओके। क्वेश्चन नंबर 129 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलेस्ड इज, तो यहाँ अनलेस्ड वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या है, तो अनलेस्ड वर्ड का जो अपोजिट मीनिंग है आपका है फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोल्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 120 दूसरा एक और पैसेज आ गया, एक और पैसेज है, इसको भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा आप कितनी देर में कर पाते हैं खुद से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 130 है द ट्वेलाइट ईयर आर व्हेन वन इज़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का 2 ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 131 है द एल्डरली डू नॉट फील, 131 का करेक्ट आंसर है 1 रेस्पेक्टेड, ठीक है, रेस्पेक्टेड। 132 है व्हाट द एल्डरली डू नॉट लैक, तो यहाँ इसका सेकेंड ऑप्शन इज लॉनलीनेस इन देयर लाइफ्स, इसकी कमी नहीं है उनके जीवन में। 133 है ओनली जॉइंट फैमिली कैन कीप द ओल्ड यूनिट विद द फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है आपका मोस्ट ओल्ड पीपल आर फाइनेंशियली सिक्योर, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, ये गलत है। फाइनेंशियली सिक्योर होते तो आजकल जो हो रहा है वो नहीं होता, आप सब समझदार हैं क्या हो रहा है ओल्ड पीपल्स के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज सैडेंड, तो यहाँ इसका सेम वर्ड क्या है, तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन ग्रैब्ड, ओके। 136 क्वेश्चन नंबर 136 है फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड, तो यहाँ 136 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 137 है प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी ईजिली सॉल्व्ड थ्रू, तो बच्चों की तरह आसानी से जो कौन सी स्पेलिंग, बच्चों की जो स्पेलिंग एरर हैं, गलतियां करते हैं बच्चे, उन्हें हम आसानी से किस विधि के द्वारा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उनकी समस्या को, तो वो हम कर सकते हैं डिक्टेशन के द्वारा, ठीक है, उनको डिक्टेशन करा के उनको स्पेलिंग प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, गलतियां करते हैं ना स्पेलिंग में वो चीज़। 138 है इज़ अ प्रीक्विसाइट टू लर्निंग लैंग्वेज, यानी प्रीक्विसाइट का मतलब होता है पहली ज़रूरत, ठीक है, तो लर्निंग की यानी सीखने की जो पहली ज़रूरत है, प्राथमिकता क्या है, किस चीज़ की प्राथमिकता है, पहली ज़रूरत क्या है, तो वो है मोटिवेशन, यदि कोई मोटिवेटेड होगा तो वो आसानी से लर्न कर सकेगा, ये बहुत पहली ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 139 है कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकस इज मोर, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकस मोर ग्रामर रूल्स, ओके। 140 क्वेश्चन नंबर 140 है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग
लैंग्वेज कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड मे बी नॉट स्टैंडर्ड। तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? ये थे आपके 140 के विलियम लेबव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। तो ये चार दिए हैं, उनमें से कौन सा एक लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, तो वो है आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। वोकेबुलरी, साउंड और स्ट्रक्चर तो हैं। 142, डिकोडिंग स्टैंड फॉर डिसिफरिंग द साउंड इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो डिकोडिंग किस चीज़ के लिए मानी जाती है? डिकोडिंग का मतलब होता है कि डिसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंस, साउंड को शब्द बनाना या शब्दों में समझना और फिर उनका सेंटेंस। ठीक है, ये कहलाती है डिकोडिंग। 143 है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन अ टीचर फर्स्ट नीड टू। यानी जो सीख रहे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारना है, तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले टीचर को करना चाहिए यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड, यानी उनको रिकॉर्ड किए हुए मॉडल के साउंड सुनने के लिए देना चाहिए। जितना ज़्यादा सुनेंगे, सुनने से ही उनका प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर। तो इंटेंसिव रीडिंग यानी जहाँ हम बहुत अच्छे से मन लगा के रीडिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं ना, तो वो किस चीज़ के लिए है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कि रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी। ठीक है, समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 145 है, स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू। स्कैनिंग मतलब एक एक वर्ड को स्कैन करके पढ़ना, फ्रॉम और ऑफ द टेक्स्ट। तो ये आपका होगा ड्रॉ आउट इन्फॉर्मेशन। एक एक वर्ड की स्कैनिंग हम कब करते हैं? जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। जैसे हमें कहीं हस्ताक्षर करने हैं प्रॉपर्टी के कागज़ पे, तो हम कैसे उसको पढ़ते हैं, या कहीं कोई गलत हस्ताक्षर ना ले ले किसी भी चीज़ पर, तो वहाँ हम क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आखिर किस लिए, इसका मतलब क्या है, उसको ठीक से समझते हैं। उसके बाद ही हम कुछ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 146 है, अ गुड लिसनर कैन। एक अच्छा लिसनर क्या कर सकता है? तो एक अच्छा लिसनर करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। जो अच्छा लिसनर है, ठीक से सुनेगा, तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा प्रत्येक प्रश्न का, है कि नहीं? जो सुनेगा नहीं ध्यान से, वो कैसे करेगा? इसलिए कहते हैं कंसंट्रेट करो सुनने पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जैसे बायगोत्स्की, प्याजे और भी हैं, वो लैंग्वेज लर्निंग में अप्रोच में किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? तो वो आपके प्रमोट करते हैं अ चाइल्ड सेंटर अप्रोच, यानी बच्चे करके खुद सीखते हैं ना अपने आप से। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर यही आता है कि बच्चे खुद से सीखते हैं। अब आपका 148 है, डैश इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जो फादर है वो कौन है? वो है आपके फेर्डिनेंड डे ससूरे। ये आपके फोर्थ ऑप्शन में जो भी लिखे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 49 कि अ फोनेम इज़ अ। तो फोनेम क्या है? फोनेम है आपकी सिंगल साउंड यूनिट। ठीक है, फोनेम कहते हैं सिंगल साउंड यूनिट को।
क्वेश्चन नंबर 150 है, इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वन इज़ नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। तो यहाँ आपका है एफिशिएंसी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमें कितना टाइम लगा पेपर करने में और आपकी कितनी आपने अपने आप से सही कर पाए, वो सब भी देखिए और कहाँ ज़रूरत है वहाँ काम कीजिए ताकि इसी साल आप अच्छे से कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।